नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं तुल चौरसिया। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट इसी से जुड़ा है। चुनावों की जमीनी कवरेज करने के लिए हमें आपकी मदद की दरकार है। आपसे गुजारिश है कि इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने में हमारी मदद करें। धृतराष्ट्र आज कुछ ढीले ढाले से नजर आ रहे थे। बातचीत भी बहुत हल्की आवाज में कर रहे थे। देखकर लग रहा था कि जिस्मानी हरारत से पीड़ित हैं। संजय समेत सारे दरबारी धृतराष्ट्र की इस मनोदशा से वाकिफ थे। धृतराष्ट्र ने दबी जुबान में सभा की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने कहा, आज कुछ बोलने का जी नहीं हो रहा संजय। कुछ ऐसी कहानी सुनाओ कि नासाज तबीयत को थोड़ी राहत मिले, अंदर की बेचैनी को सुकून मिले। संजय हालात को भांपते हुए बोले, महाराज, आज आपको आर्यावर्त की नाक के ठीक नीचे पाताल लोक में हुई सांपों की एक सभा के बारे में बताना चाहता हूं। धृतराष्ट्र के चेहरे पर अचरज के भाव आए। उन्होंने पूछा, सांपों की सभा? इसका विषय क्या था? संजय ने कहा, महाराज, सभा का विषय था लोकतंत्र को खत्म करने का लोकतांत्रिक तरीका। बस मेरी छोटी सी इच्छा है महाराज कि कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए बीच में कोई टोका टाकी न करे। हरारत महसूस कर रहे धृतराष्ट्र ने हौले से हाथ हवा में उठाकर सहमति दी। संजय ने सांपों की सभा का सूरत हाल सुनाना शुरू किया। सांप ने चूहे से कहा, तुम में जहर नहीं है, इसलिए तुम कमजोर हो। जिसके अंदर जहर होता है, दुनिया उसकी इज्जत करती है, उसका सिक्का चलता है। आज वो दौर है जहां तुम्हारा जहर ही तुम्हारे लिए अमृत है। चूहा सांप की बात ध्यान से सुन रहा था। सांप ने आगे कहा, जब तुम्हारे पास जहर होगा तभी लोग तुमसे डरेंगे। चूहे को सांप की बात पसंद आने लगी। उसने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? सांप ने कहा, सीधी सी बात है, तुम्हें अपने अंदर जहर पैदा करना चाहिए। हर हाल में समाधान की उम्मीद से चूहा बोला, वह सब तो ठीक है, मगर अपने अंदर जहर मैं कैसे पैदा करूं? सांप ने मदद की पेशकश करते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम मुझसे जहर ले सकते हो। चूहे के जिस्म में खुशी की सरसराहट दौड़ गई। ताकत की चाह में उसने फौरन हामी भर दी। दोनों पक्षों की आम सहमति से सांप ने मुस्कुराते हुए अपना जहर चूहे में उतार दिया। रगों में लहू के साथ जहर मिलते ही चूहे का बदन नीला पड़ गया। चूहा हमेशा के लिए शांत हो गया। चूहे की डेड बॉडी लेकर सांप अपनों की सभा में पाताल लोक पहुंचा। वहां उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। चूहे की डेड बॉडी देखकर सभी सांप जोश में फुफकारते हुए हिस्स हिस्स फुस फुस के नारे लगाने लगे। विजयी सांप बोला, दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। साथी सांप उसे गौर से सुनने लगे। वहां शांति छा गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था वह मैंने कर दिखाया है। रिजल्ट आप सबके सामने है। सांपों ने चूहे की डेड बॉडी की ओर देखते हुए फिर से हिस्स हिस्स फुस फुस के नारे के साथ उसका समर्थन किया। विजयी सांप बोला, हम पहले से ही बहुत बदनाम हैं, अब हमें और बदनाम नहीं होना है। साथियों, आप देखिए कि यह काम मैंने कितने लोकतांत्रिक ढंग से किया। हमने कोई हिंसा नहीं की, हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। इस चूहे ने मुझसे खुद जहर मांगा था। यह कहते हुए सांप का फन तन गया। सांपों की सभा में कोलाहल मच गया। चारों तरफ हिस्स हिस्स फुस फुस का समवेत स्वर गूंजने लगा। सभी सांप समर्थन में खुशी जाहिर करने लगे। विजयी सांप ने गर्व से आगे बोलना शुरू किया, साथियों, पहले आप लोगों के दिलों में जहर भरिए। लोगों के जहन में वह खुद ब खुद आ जाएगा और सब्जेक्ट उसे अपनी रगों में उतारने के लिए बेचैन हो जाएगा। सब्जेक्ट शब्द सुनकर सभी सांप हवा में लहराने लगे। विजयी सांप धारा प्रवाह बोले जा रहा था, बस हमें सपने और भय दोनों साथ साथ दिखाने होंगे। इसके बाद उसने चूहे की डेड बॉडी पर एक नज़र मारी और फिर बोला, देखिए कैसे यह हमारे रंग में रंगने के लिए तैयार हो गया। बाकी सांप भी रोमांचित अवस्था में चूहे के नीले बदन को देखने लगे। विजयी सांप आगे बोला, जहर भरिए, खूब भरिए, मगर उपदेश की शक्ल में। आप देखेंगे कि उपदेश स्वतः उन्माद में बदलता जाएगा। क्या समझे? एक बूढ़ा सांप जिसने अपनी जवानी में लोकतंत्र के कुछ बेहतरीन दिन और कुछ बेहतरीन लोकतांत्रिक नेताओं को देखा था, दबे स्वर में बोला, समझ गया, हमें लोकतंत्र को लोकतांत्रिक ढंग से खत्म करना है। विजयी सांप गर्व से बोला, बिल्कुल सही समझे आप। बस हमें वर्चस्व को उत्कर्ष की शक्ल में बेचना होगा।
पल भर में सभा जोशीले नारों से गूंज उठी, हिस हिस फुस फुस। सांपों ने मिलकर विजयी सांप को एक मत से अपना नेता चुन लिया। नए नवेले नेता ने बहुत प्यार से अपनी जुबान से 2 बूंद जहर टपकाते हुए कहा, आइए हम लोग साथ साथ अपना राष्ट्रगान शुरू करते हैं। सभी सांप समवेत स्वर में गाने लगे, लोकतंत्र खुद को डसवा कर हमको दूध पिलाता है, जो जितना जहरीला है वह उतना पूजा जाता है। चूहे की डेड बॉडी पास में ही पड़ी थी। सांपों को उम्मीद थी कि आइंदा से डेड बॉडी की आमद निरंतर बनी रहेगी। कथा लगभग समाप्त होने को थी, तब धृतराष्ट्र बीच में बोल पड़े, कहानी तो बड़ी अच्छी थी, पर चूहों की अकल क्यों मारी गई है? इतनी मुश्किल और कुर्बानी से हासिल हुई आजादी को चूहे सांपों के हाथ क्यों गंवाना चाहते हैं? संजय ने कहा, अच्छे दिनों की उम्मीद में महाराज, चूहों को अभी भी अच्छे दिनों का इंतजार है। यह बात धृतराष्ट्र को समझ आ गई थी, लिहाजा अब उन्हें किसी नए मसाले की तलब हुई। इस दशा में हमेशा धृतराष्ट्र को डंकापति की याद आती है। उन्होंने पूछ लिया, डंकापति की क्या सूचना? संजय को इस सवाल की उम्मीद पहले से थी, लिहाजा वो तैयार थे। उन्होंने कहा, डंकापति के एक पुराने शागिर्द ने इन दिनों उनकी नाक पे दम कर दिया है। ये कहकर संजय ने एक छोटा सा वृत्तचित्र चला दिया। पुलवामा के पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी कि क्यों 900 लोग सड़क से जा रहे थे, जबकि इनका प्रोटोकॉल है सब फोर्सेस का कि वो एक साथ सड़क से इतनी नफरी को लेकर नहीं चलते हैं। ये जो गाड़ी वाला था जिसके पास ये विस्फोटक थे, ये तो 10 दिन से उस एरिया में घूम रहा था। भाई जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये पाकिस्तान का खेल है, तो मैं उसमें कैसे दखल करता हूँ? 10 सड़कें ऐसे मिलती हैं हाईवे में, उस पर्टिकुलर स्ट्रेच पे एक भी मैंड नहीं थी, कहीं जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने को बाहर के एलिमेंट को आने से। संजय ने अपनी बात जारी रखी। इसके बाद डंकापति भी अपनी पुरानी रौ में आ गए। उन्होंने भी इस पुराने शागिर्द को उसकी हैसियत दिखाने का प्रबंध कर दिया। आर्यावर्त की तमाम सुरक्षा एजेंसियां उस पुराने शागिर्द के पीछे लग गई। और बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने समन भेजा है। सूत्र ये खबर दे रहे हैं, भ्रष्टाचार मामले में सत्यपाल मलिक को समन भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है। इतना ही नहीं, डंकापति के सिपाही उनका हालचाल जानने के लिए उनके घर पर भी गए। धृतराष्ट्र को बात खटक गई। उन्होंने संजय से पूछ लिया, ये अचानक से डंकापति उछाड़ पछाड़ पर क्यों उतारू हो गए हैं? संजय ने कहा, दरअसल महाराज डंकापति ठहरे परम देशभक्त। हाल ही में उन्होंने कहा कि जनता का पैसा खर्च करने से पहले 4 बार सोचें। ऐसा न हो कि कोई राजनीतिक दल जनता के पैसे से अपना प्रचार करने लगे, जनता की मेहनत की कमाई कोई मनमाना खर्च करने न पाए। एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है, वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है, ये आप लोगों को देखना ही होगा दोस्तों। लेकिन मोदी जी के शागिर्दों को यह बात समझ नहीं आ रही। जनता की गाढ़ी कमाई से बीते 9 सालों के भीतर 6,491 करोड़ रुपया सिर्फ डंकापति के प्रचार प्रसार पर खत्म हो चुके हैं। डंकापति बारंबार कहते रहे कि जनता के पैसे का ख्याल रखना ही होगा, पर यहां कोई मानने को तैयार ही नहीं। अब तो हद ही हो गई। डंकापति कहते रहे कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा मेरे प्रचार प्रसार पर खर्च मत करो, लेकिन उनके शागिर्दों ने हाल ही में हद कर दी। अब डंकापति का एक वृत्तचित्र पूरे देश को दिखाया जा रहा है। एक के बाद एक 2 एपिसोड जारी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। संजय जारी थे। अब आप ही बताइए महाराज, इस नाफरमानी से उछाड़ पछाड़ का जी नहीं होगा डंकापति का तो क्या होगा? धृतराष्ट्र जो आज थोड़ा सुस्ती महसूस कर रहे थे, अब उनका जी उचट गया। वो सीधे उठ खड़े हुए और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। सांपों की सभा वाली कहानी लखनऊ के मशहूर व्यंग्यकार अनूप मणि त्रिपाठी ने लिखी है। खबरिया चैनलों की भीड़चाल इस हफ्ते भी अनवरत जारी रही। जानकारों का कहना है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह अपनी अधोगति को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इसे पतन के नरक कुंड से निकालना लगभग असंभव हो जाएगा।
इस आपाधापी के बीच पिछले हफ्ते अतीक अहमद का लाइव हत्याकांड बिना किसी लाज शर्म के प्रसारित करने वाला इंडिया टुडे समूह इस हफ्ते अचानक से नैतिक हो गया। भगोड़े अमृतपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और नतीजे में इंडिया टुडे समूह नैतिक हो गया। देखिए नैतिकता के चोले में इंडिया टुडे कैसा दिखता है। Where the separatist leader Amritpal Singh has been flown to on a run, and now he has been nabbed. And let me tell you that very high-profile jail of the country, and we know this is one of the oldest jail. लेकिन जो सच पूरी दुनिया के सामने खुल चुका है उसे नैतिकता के पैबंद से कितना ढका जा सकता है। गत दिनों इंडिया टुडे समूह का नैतिकता का यह पैबंद बुरी तरह से उधड़ गया और उधेड़ने वाले का नाम बासवराज बोम्मई है। यह अपने आप में विडंबना है। लाल हिजाब which have been in the आपका फेवरेट सब्जेक्ट पे आ गया। मेरा फेवरेट नहीं है, आपका ही है वो। ना मेरा नहीं। राजदीप और आपका है फेवरेट। ऐसा नहीं है कि राहुल कमल के सवाल में कोई गड़बड़ी थी, सवाल वाजिब था, लेकिन जब आपके अतीत के कारनामों का बोझ इतना ज्यादा हो तो हर किसी के लिए खारिज करना आसान हो जाता है। इस मामले में तो विडंबना यह भी रही कि जिस दल के व्यक्ति ने इंडिया टुडे और राहुल कमल को आईना दिखाया उसी की स्वामी भक्ति में ये दिन रात लीन रहते हैं। The Prime Minister is charm central when you see him in person. It's almost as a light bulb is glowing inside of him. I don't know what he does, but he looks better each time. इंडिया टुडे आज तक का अगला कारनामा और ज्यादा चिंताजनक, डरावना और अनैतिक है। यह कारनामा सरंजाम दिया तिहाड़ शिरोमणि ने। किसने कल्पना की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब घनघोर सांप्रदायिकता और सियासी चाटुकारिता में डूबा हुआ व्यक्ति आज तक पर प्राइम टाइम की खबर पढ़ेगा और खबर के नाम पर मिस इन्फॉर्मेशन या फिर झूठ फैलाएगा। जी हाँ, सुधीर चौधरी ने झूठ फैलाया। आज कांग्रेस पार्टी के बारे में हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसके बारे में आपको शायद अब तक पता नहीं था। वर्ष 2008 में जब यूपीए की सरकार को संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा था, उस समय उसके लिए एक सांसद का वोट बहुत जरूरी था और इसीलिए तब यूपीए की सरकार ने ऐसे सांसदों से भी बात की जो सांसद अपराधी थे और उस समय जेल में बंद थे, और उन सांसदों में तब अतीक अहमद भी शामिल था। उस समय अतीक अहमद फरलो लेकर यानी जेल से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर बाकायदा संसद में आकर यूपीए की सरकार के पक्ष में वोट डालने आया था। अतीक अहमद की सनसनीखेज हत्या पर सरकार से सवाल पूछने की बजाय सुधीर चौधरी ने मुद्दे को घुमाने वाला शो किया। विपक्ष को अपनी कोढ़मगजी में कैसे घसीटा जाए इसकी कोशिश की सुधीर ने। सुधीर चौधरी के पिछले कई सारे शोज देखकर ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति अपने किसी पैरेलल यूनिवर्स में रहता है जिसकी अपनी अलग जियोग्राफी, अलग राजनीति, अलग इतिहास और एक अलग ही सत्य है। एक उदाहरण से समझाता हूं। हिंदी भाषा में अंग्रेजी की लगातार हो रही घुसपैठ से नई किस्म की हिंदी पढ़ने समझने वालों की एक नई जमात खड़ी हो गई है। भाषा को लेकर उनका एक अलग ही सत्य है। मसलन पिछले हफ्ते की टिप्पणी में मैंने कर्नाटक से संबंधित एक स्टोरी की थी। कम से कम 3 लोगों के कमेंट मैंने दर्ज किए जिन्होंने पूरे भरोसे के साथ मुझे बताया कि डूड, इट्स नॉट कर्नाटक, ये कर्नाटका है, नाम तो सही से बोलो। ये वो जमात है जिसने राम को रामा ही पढ़ा है, इसने योग को योगा ही पढ़ा है। इसका सत्य यही है कि योगा ही सत्य है, योग जैसा कुछ नहीं है। सुधीर चौधरी की भी ऐसी ही एक दुनिया है। उन्होंने आज तक के सुनहरे पर्दे पर पूरे देश को बताया कि अतीक अहमद से कांग्रेस पार्टी का रिश्ता था, कि कांग्रेस पार्टी ने भी एक समय में अतीक अहमद की सेवाओं का पूरा फायदा उठाया है, उसकी सेवाएं ली हैं। यह सरासर झूठ और गलत बयानी है। यह बहुत हाल की घटना है, इसलिए इसके तथ्य खोजने के लिए हमें बस थोड़ा सा स्मृति पर जोर डालना है। 2008 का साल था और जुलाई का महीना था। मनमोहन सिंह की यूपीए 1 की सरकार थी जो वामपंथी पार्टियों के समर्थन से चल रही थी, लेकिन अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर वामपंथी पार्टियों ने सरकार से समर्थन वापसी का फैसला कर लिया। जवाब में विपक्ष संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। तब समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपने 35 सांसदों के साथ यूपीए की सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया। अतीक अहमद इसी दल के सांसद थे। दिलचस्प बात यह हुई कि समाजवादी पार्टी ने यूपीए के पक्ष में मतदान किया, लेकिन इसके 6 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया और कांग्रेस नीति यूपीए सरकार के खिलाफ मतदान किया। इन 6 सांसदों में माफिया अतीक अहमद का नाम भी था। इसके अगले ही दिन समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद समेत इन 6 सांसदों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया था।
संसदीय डिजिटल लाइब्रेरी के दस्तावेज इस बारे में उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि अतीक अहमद ने उस वक्त यूपीए सरकार के खिलाफ मतदान किया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर भी इस बात की तस्दीक करती है। इतने सारे पुख्ता सबूतों की मौजूदगी के बावजूद तिहाड़ शिरोमणि ने आज तक के सुनहरे पर्दे से यह झूठ फैलाया। दरबारी मीडिया उस अवस्था को पहुंच चुका है जहां से उसके सुधार की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। यह जानबूझकर आप तक गलत खबरें भी पहुंचाने से नहीं हिचकता, क्योंकि इसकी आज़ादी किसी और के हाथ में बंधक है। यह ताकत है सरकार की। सरकार के सामने आत्मसमर्पित मीडिया किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ समाचार है। इस समाचार को बदलने के लिए आज़ाद मीडिया की ज़रूरत है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर आप ऐसा कर सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। पिछले हफ्ते हुई अतीक अहमद की सनसनीखेज हत्या के बाद इस हफ्ते दरबारी मीडिया के हुड़क-चुल्लुओं ने सारा ध्यान अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की ओर लगा दिया है। किसी को शाइस्ता के एनकाउंटर का इंतजार है तो किसी को उसके अवैध प्रेम संबंधों की चिंता हो रही है। मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी टेलीविजन पत्रकारिता की एक और तस्वीर देखिए। सबसे बड़ा किरदार अब जो है वो शाइस्ता परवीन है। अतीक अशरफ का खात्मा हो चुका है, लेकिन शाइस्ता परवीन कहाँ है? ऐसे में अब सवाल ये कि क्या शाइस्ता ही अब अतीक के क्रिमिनल कुनबे को संभालेगी? अब अतीक गैंग का राज या तो गुड्डू मुस्लिम के पास है या फिर लेडी डॉन शाइस्ता परवीन के पास, और एसटीएफ को इन दोनों की तलाश है। अतीक की पत्नी सरेंडर करेगी या फिर फैमिली क्राइम बिजनेस की कमान संभालेगी और लेडी डॉन बन जाएगी? कहां छिपी है यूपी की सबसे बड़ी लेडी डॉन शाइस्ता? अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा, तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट मैं मीडिया से है। यह कहानी अररिया जिले के अमरौरी गांव स्थित हरिजन टोले के दुर्दशा की कहानी है। इस गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क नदारद है। करीब 200 मीटर लंबे इस रास्ते पर गांव के जमींदार ने अपना हक जमा लिया है और इस पर सड़क नहीं बनने दे रहा। बरसात के दिनों में कमर भर पानी में घुसकर इस बस्ती के लोगों को आना जाना पड़ता है। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के अमरोरी गांव स्थित हरिजन टोले को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क नदारद है। करीब 200 मीटर लंबे इस रास्ते में बरसात के दिनों में काफी पानी भर जाता है। मनिकपुर पंचायत के वार्ड संख्या 13 के हरिजन टोला में रहने वाले लोग महादलित जाति से आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला रास्ता कुछ जमींदारों की निजी जमीन है। जमींदार अपनी जमीन पर पक्की सड़क बनने देना नहीं चाहते हैं। चारों ओर से सड़क है, पक्की सड़क। उत्तर साइड से जिधर से पानी आता है वो पानी आ करके इसमें जमा रहता है, जिसके चलते हम लोग हाट बाजार भी नहीं जा सकते हैं। जिसके चलते इस बाढ़ पानी के चलते कितना आदमी मर गया, क्यों मर गया उसको जाने का रास्ता नहीं है। जो बाढ़ पानी इतना रहता है तो बीमारी कैसे टपेगा? वो बीमारी टप नहीं सका। वो बीमारी कितना मर गया, नवजुवक सब, बूढ़े को छोड़िए। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।